इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम सर। स्टार्ट करें जी। अस्सलाम वालेकुम जी सर, स्टार्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कशन हमने हल्की सी स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर के एंड पे, इनवर्स लैप्लास के हवाले से, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज़ ऑफ द इन्वर्जन इंटीग्रल। जब हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन देखा था, फॉरवर्ड लैप्लास जिसको कहते हैं, जिसमें हम एफ ऑफ टी को एफ ऑफ एस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर हमने सीखा था कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए भी फार्मूला है, जिसमें आप एफ ऑफ टी कैसे फाइंड आउट करते थे, एफ ऑफ एस का इंटीग्रल फाइंड आउट करते थे, एफ ऑफ एस इंटू ई रेज़ टू पावर प्लस एस टी डी टी। तो मेन तो मेथड यही है, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे एफ ऑफ एस होते हैं जिनके लिए ये जो इन्वर्जन इंटीग्रल है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो कंप्यूटेशन है बाय यूजिंग दैट इंटीग्रल, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए अक्सर हम इन्वर्स लैप्लास कैलकुलेट करने के लिए इन्वर्स वाला जो फार्मूला है इंटीग्रल का, वो नहीं लगाते। A convenient method of obtaining inverse Laplace is to use a table of Laplace transforms. एक मेथड तो ये है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स का जो टेबल है उसको यूज़ किया जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 1/s, एफ ऑफ एस है 1/s, तो आप टेबल में देखें कि 1/s किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म था, तो वो लिख दें। जिस एफ ऑफ टी के लिए एफ ऑफ एस 1/s आया था, वो एफ ऑफ टी आप लिख देंगे। इन दिस केस द लैप्लास मस्ट बी इन फॉर्म इमीडिएटली रिकॉग्नाइजेबल इन सच अ टेबल। तो अगर आपने टेबल को यूज़ करना है इन्वर्स लैप्लास की कैलकुलेशन के लिए, तो उस सूरत में आपका जो एफ ऑफ एस है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वो ऐसी फॉर्म में होना चाहिए, मैथमेटिकली वो ऐसी फॉर्म में हो कि वो वैल्यू टेबल से मैच हो जाए। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। जो फंक्शन आपको गिवन होता है वो अक्सर टेबल में एज इट इज़ उसी फॉर्म में अपीयर नहीं हो रही होती वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर एफ ऑफ एस टेबल में नहीं है, देन वी में एक्सपैंड इट टू पार्शियल फ्रैक्शंस, तो फिर हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन का जो एक मेथड होता है, जिसमें आप एक फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं उसके पोर्शंस में, उसके पार्शियल फ्रैक्शंस में, वो अप्लाई करते हैं। राइट एफ ऑफ एस इन टर्म्स ऑफ सिंपल फंक्शंस ऑफ एस। हम सिंपल फंक्शंस जो हैं एस के, जिनको पार्शियल फ्रैक्शंस कहा जाता है, उसमें ब्रेक करते हैं अपने ओरिजिनल फंक्शन को, और फिर टेबल की मदद से इन्वर्स लैप्लास कैलकुलेट करते हैं। These simpler methods for finding inverse Laplace are based on the fact that the uniqueness correspondence of time function and its inverse Laplace holds for any continuous function. अच्छा, आप लोगों ने जी ट्रांसफॉर्म पढ़ा है? जी ट्रांसफॉर्म ये सर सिग्नल सिस्टम से पढ़ा था, जी ट्रांसफॉर्म भी और फोरियर ट्रांसफॉर्म भी। अच्छा, अब जी ट्रांसफॉर्म में ना एक प्रॉब्लम होता है कि अगर दो फंक्शंस जो कि अपेरेंटली डिफरेंट हैं, उनके लिए जी ट्रांसफॉर्म सेम आ सकता है, और दो फंक्शंस का अगर जी ट्रांसफॉर्म सेम आ जाए तो उनके दरमियान हम डिफरेंस कैसे करते हैं? उनके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बेस पे। लेकिन लैप्लास में केस डिफरेंट है। लैप्लास में एक एफ ऑफ टी के लिए एक एफ ऑफ एस आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि दो डिफरेंट फंक्शंस हैं एफ ऑफ टी और उनके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेम आ रहा हो। तो एक यूनिक रिलेशनशिप होगा एक कॉन्टिन्यूस टाइम फंक्शन का अपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म से। तो इसलिए जब भी आपके पास एक एफ ऑफ एस है लैप्लास ट्रांसफॉर्म और आप उसका इन्वर्स ले लेते हैं, तो
तो आपकी कंप्यूटेशन जो है वो आमतौर पे सिंपल होगी। अगर आप कोई सिंप्लीफाइड मेथड यूज़ करते हैं, जैसा कि पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज़ कर लें, तो ऐसा नहीं होगा कि एक एफ ऑफ एस के अगेंस्ट जो है वो डिफरेंट एफ ऑफ टी हो सकते हैं, और आप फिर उनके लिए भी आपको किसी मैथमेटिकल क्राइटेरिया से जो है वो अपने सारे प्रोसेस से गुजर के जो है वो आपको पता चले कि एफ ऑफ टी क्या है। ऐसा नहीं है। यूनिक रिलेशनशिप का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि एक एफ ऑफ एस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एफ ऑफ टी एग्जिस्ट करेगा, और ऐसे कोई चांस नहीं है कि डिफरेंट एफ ऑफ टी के लिए एक एफ ऑफ एस या डिफरेंट टाइम फंक्शंस के लिए एक जैसा लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता हो। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया आफ्ताब? जी सर, कि एक टाइम पे एक लैप्लास के लिए एक ही एफ ऑफ टी का फंक्शन होगा एक से। जी। आपके बाकी फेलोज किधर हैं? उन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की अभी तक। नो आइडिया सर, मैसेज तो सबको किया मैंने, अभी तक किसी और ने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, चलिए ग्रुप पे एक आध मैसेज और डाल दें रिमाइंडर का। हेलो, ठीक है सर, मैं करता हूँ मैसेज व्हाट्सएप पे ना एक आध मैसेज और डाल दें। ओके सर, मैं मैसेज। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये हमारा एक फर्स्ट मेथड है कि हमें जो एफ ऑफ एस गिवन होगा, किसी भी फंक्शन का वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एस, और वो ऐसा लैप्लास ट्रांसफॉर्म है कि इसको हमने न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एक कोशेंट की फॉर्म में या एक रेशो की फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जहाँ पर कि एफ ऑफ एस जो है वो बी ऑफ एस डिवाइडेड बाई ए ऑफ एस इस फॉर्म में हो, तो बेसिकली हम अपना जो एफ ऑफ एस है उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शंस का प्रोसीजर अप्लाई करके इसको ब्रेक कर लेते हैं सिंपल फंक्शंस ऑफ एस में। लेकिन ये प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले हमने एक चीज़ कंफर्म करनी होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन ए शुड बी ग्रेटर देन हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन बी। यानी कि जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो डिनोमिनेटर में ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर। इफ़ सच इज़ नॉट द केस द न्यूमरेटर मस्ट बी डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। अगर ऐसा नहीं है तो आप लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ताकि आपके पास ऐसी फॉर्म आ जाए एफ ऑफ एस की जिसके ऊपर आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकें, और एक ऐसी प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जहाँ पर कि न्यूमरेटर की जो मैक्सिमम पावर है वो डिनोमिनेटर से कम होती है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट के आपने एफ ऑफ एस को ब्रेक किया डिफरेंट इसके पार्शियल फ्रैक्शंस में, एफ वन ऑफ एस प्लस एफ टू ऑफ एस प्लस अप टू सो ऑन। इफ द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ वन एफ टू एंड एफ एन आर रेडीली अवेलेबल देन इनवर्स लैप्लास विल बी इक्वल टू। अच्छा, अगर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो अगर इन सारों फंक्शंस का कैलकुलेटेबल है, तो एफ वन ऑफ एस का इनवर्स लैप्लास क्या हो जाएगा? एफ वन ऑफ टी। एफ टू ऑफ एस का इनवर्स लैप्लास हो जाएगा एफ टू ऑफ टी एंड सो ऑन। और इनवर्स लैप्लास एफ ऑफ एस का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ यूनिक एक्सेप्ट पॉसिबली एट द पॉइंट्स वेयर टाइम फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो आमतौर पे एक एफ ऑफ एस का जो आपके पास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है वो यूनिक होता है, सिवाय उन पॉइंट्स के जहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। कॉन्टीन्यूटी क्या होती है आपका, ये आप रिकॉल कर सकते हैं? कॉन्टीन्यूस फंक्शन क्या होता है? सर कॉन्टिन्यूस फंक्शन वही होता जी, है जो कि स्पेसिफाइड हो, उसकी वैल्यूज डिस्क्रीट ना हो, कंटिन्यूस हो। ये कैसी बात है? डिसकंटिन्यूस की बात हो रही है। कॉन्टीन्यूस, कॉन्टीन्यूटी एक मैथमेटिकल क्राइटेरिया है फंक्शंस के लिए, वो याद है? हाँ जी, नहीं याद तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं रिवाइंड करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। जी सर, रिवाइज करा दें, अभी माइंड में नहीं आ रहा सर। कैलकुलस में ना जब आप स्टडी करते हैं ना, बिल्कुल कैलकुलस का जो पहला पहला चैप्टर पढ़ते हैं एफएससी में या फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वहाँ पर फंक्शंस जो है ना वो दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्टीन्यूस फंक्शंस एंड डिसकंटीन्यूस फंक्शंस। और कॉन्टीन्यूटी एक प्रॉपर्टी होती है जो हम स्टडी करते हैं, और उसके अंदर ना तीन टर्म्स होती हैं, आगे तीन कंडीशंस होती हैं। अगर एक फंक्शन वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। और उसमें पहली प्रॉपर्टी तो ये थी कि जो फंक्शन है एफ ऑफ टी वो एग्जिस्ट करना चाहिए टी की तमाम वैल्यूज़ पे, यानी कि फंक्शन अनडिफाइंड ना हो टी की किसी भी वैल्यू पे। सेकंड कंडीशन ये होती थी कि जो लिमिट है, लिमिट एफ ऑफ टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए लिमिट। और तीसरा क्राइटेरिया ये होता था कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और जो फंक्शन के अंदर आप टी की वैल्यू पुट कर दें अगर,
मतलब लेट इस तरह से लिमिट है कि टी अप्रोचेस टू सी, तो एफ ऑफ टी के बजाय एफ ऑफ सी आप कैलकुलेट करें, टी की जगह फंक्शन में सी पुट कर दें और फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो फंक्शन की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू सर सी। ये थर्ड पॉइंट से रिपीट कर दे, ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो सही समझ नहीं अच्छा आई। अच्छा, चलें कोई बात नहीं, मैं रिपीट करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि कॉन्टीन्यूटी जो है ना, उसके अंदर आगे 3 पार्ट्स होते हैं ना, 3 कंडीशंस होती हैं कॉन्टीन्यूटी की, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है कि आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ टी वो डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि टी की जो वैल्यू गिवन है, मतलब कि लेट आपके पास गिवन है कि आपने फंक्शन एफ ऑफ टी की वैल्यू फाइंड करनी है सी पे, किसी एक कांस्टेंट नंबर पे, तो उस कांस्टेंट नंबर के लिए एफ ऑफ टी जो फंक्शन है वो डिफाइंड होना चाहिए। और उसके बाद बेसिकली नेक्स्ट कंडीशन ये है कि फंक्शन के लिए जो लिमिट है एफ ऑफ टी लिमिट टी अप्रोचेस टू सी, वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और उसके बाद मज़ीद थर्ड कंडीशन ये होती है कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू सी, ये दोनों आपस में इक्वल हों, तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि टाइम फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूस, इसका ये मतलब है, ठीक है, कि कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन जो है वो आपके फंक्शन एफ ऑफ टी पे अप्लाई नहीं हो रही और फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है, ठीक है जी। कुछ सर ज़्यादा है इन तीन कंडीशंस में से एक भी मीट ना हो रही हो तो वो जी, फंक्शन वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। डिसकॉन्टीन्यूस हो जाता है जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। समझ में आ गई है बात, कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन याद आई है? जी सर समझ गया। ओके, whenever the time function is continuous, the time function f of t and its Laplace transform have a one-to-one correspondence। जब भी आपके पास फंक्शन एफ ऑफ टी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, कॉन्टीन्यूटी की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर उस सूरत में एफ ऑफ टी और एफ ऑफ एस इनके दरमियान वन टू वन रिलेशनशिप होगा, और एक जो एफ ऑफ टी है उसके लिए एफ ऑफ एस यूनिक होगा। एक एफ ऑफ टी के लिए दो एफ ऑफ एस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और एक एफ ऑफ एस के लिए दो एफ ऑफ टी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एडवांटेज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शनल एक्सपेंशन, पार्शियल फ्रैक्शंस के ज़रिए से इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने का हमें एडवांटेज है, और वो एडवांटेज ये है कि इंडिविजुअल टर्म्स रिजल्टिंग फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन आर वेरी सिंपल फंक्शंस ऑफ एस। जब हम पार्शियल फ्रैक्शंस कर देते हैं तो हमारे पास जो छोटे फ्रैक्शंस आते हैं, ओरिजिनल एफ ऑफ एस के जो कंपोनेंट्स आते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, और फिर हमें जस्ट जो है वो या तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर जस्ट टेबल के थ्रू ही हमारा जो है वो काम हो जाता है। और अक्सर तो ये होता है कि कुछ ऐसे लेप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर्स जो कि हमें ज़बानी याद होते हैं, उसकी मदद से ही हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का भी जो इन्वर्स लेप्लास है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। और इट शुड बी नोटेड दैट इन अप्लाइंग द पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन द रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर पोलिनोमियल मस्ट बी ऑब्टेन इन एडवांस, यानी कि आपको चाहिए कि पहले जो आपके पोल्स हैं, सिस्टम के जो पोल्स हैं ए ऑफ एस के जो रूट्स हैं वो पहले फाइंड कर लें, और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फाइंड हुए होंगे, तो फिर पार्शियल फ्रैक्शंस का मेथड अप्लाई करने का फ़ायदा होगा। अच्छा जी, पार्शियल फ्रैक्शंस तो आप करते हैं, लेकिन जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन होता है एफ ऑफ एस, पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस गिवन होता है, वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। तो जो सिस्टम के पोल्स हैं, यानी कि सिस्टम की जो आपने एफ ऑफ एस जो लिखा हुआ है उसका जो डिनोमिनेटर है ए ऑफ एस, उसके सॉल्यूशंस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं ना। तो एक पहला जो केस हमने भी डिस्कस करना है वो है डिस्टिंक्ट पोल्स, यानी कि जिस टाइम पे सिस्टम के जो पोल्स हैं वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, एक पोल P1 है, एक P2 है, एक P3 है, सब पोल्स की लोकेशन डिफरेंट है, और डिफरेंट लोकेशंस पे एस प्लेन के अंदर आपके पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उस सूरत में हम कहेंगे कि दिस इज़ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर डिस्टिंक्ट पोल्स, और उसका जो कैलकुलेशन का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा बाकियों से, इसलिए इसको हम बाकियों से सेपरेट करके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। जी सर। सही हो गया। इनवर्स लेप्लास फॉर डिस्टिंक्ट पोल्स, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन व्हेन एफ ऑफ एस इन्वॉल्व्स ओनली डिस्टिंक्ट पोल्स। सपोज कि हमारे पास एफ ऑफ एस है बी ऑफ एस डिवाइडेड बाई ए ऑफ एस की फॉर्म में, और हमने इसके फैक्टर्स बना लिए, न्यूमरेटर के फैक्टर्स बन गए के इंटू एस प्लस जी वन इंटू एस प्लस जी टू अप टू सो ऑन, और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बन गए एस प्लस पी वन एस प्लस पी टू एंड सो ऑन। तो पी वन पी टू अप टू पी एन ये सिस्टम के पोल्स हैं, और जी वन जी टू अप टू जी एम ये बेसिकली सिस्टम के ज़ीरोज़ कहलाते हैं। और
अगर एफ ऑफ एस के अंदर सिर्फ डिस्टिंक्ट पोल्स हैं, ऐसे पोल्स हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, कोई पोल रिपीट नहीं हो रहा, तो आप उसको एक्सपेंड करके उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस अंदाज में फाइंड आउट करेंगे सम कांस्टेंट नंबर a1 डिवाइडेड बाय s प्लस p1, सम कांस्टेंट नंबर a2 डिवाइडेड बाय s प्लस p2 एंड सो ऑन। अब a जो है ये बेसिकली कांस्टेंट्स हैं a के, और कोफिशिएंट a के जो है इसको रेजिड्यू कहा जाता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के फिनोमेना में, इसकी टर्मिनोलॉजी में। और पोल्स जो हैं वो s इज इक्वल टू माइनस पी के पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, यानी कि p1 p2 p3 ये सारे पोल्स की लोकेशंस हैं। ए के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, इक्वेशन की दोनों साइड पे s प्लस पी के से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद आपको इस तरह की एक फॉर्म मिल जाती है s प्लस पी के इंटू बी एस डिवाइडेड बाई एस। और इस पूरे एक्सप्रेशन में s की वैल्यू जो है s इज इक्वल टू माइनस पी के आप पुट कर देते हैं। तो s इज इक्वल टू माइनस पी के जब पुट करेंगे तो कोई एक जो अननोन है a1 a2 a3 में से वो आपके पास फाइंड आउट होकर आ जाएगा, जिसको हमने यहाँ पर ए के लिखा है। ऑल द एक्सपेंडेड टर्म्स ड्रॉप आउट विद द एक्सेप्शन ऑफ ए के, सिर्फ एक जो रेजिड्यू है वो कैलकुलेट होगा, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसका मतलब है कि ए के आपने कैसे फाइंड आउट किया है, एस प्लस पी के इंटू बी एस बाई ए एस, और उसमें एस की वैल्यू माइनस पी के लगा दी है। सिंस एफ ऑफ टी इज अ रियल फंक्शन ऑफ टाइम, if p1 and p2 are complex conjugates then the residues a1 and a0 are also complex conjugates। क्योंकि f of t जो है वो रियल फंक्शन ऑफ टाइम है, इसलिए p1 और p2 जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं, और जो a1 और a2 हैं ये रेजिड्यूज हैं, और ये भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे। तो दोनों में से सिर्फ एक जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है अगर आप वो कैलकुलेट कर लेंगे, दूसरा जस्ट कॉन्जुगेशन की प्रॉपर्टी से फाइंड हो जाएगा। इन्वर्स लैप्लास अगर आप फाइंड करते हैं एक पार्टिकुलर फ्रैक्शन के लिए ए के बाई एस प्लस पी के लिए, तो वो आ जाएगा ए के इंटू ई रेस्ट पावर माइनस पी के टी। और अगर एफ ऑफ टी फाइंड हो जाए तो फिर एफ ऑफ टी फाइंड आउट करना है तो हर एक फ्रैक्शन जो है उसका अपना जो लेप्लास आएगा, सारे लेप्लास को आपस में आप एडअप कर लेंगे। लेट के एफ जो पहला कंपोनेंट था उसका लेप्लास आ गया a1 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस पी वन टी, सेकेंड फंक्शन का लेप्लास आ गया a2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस पी टी। तो इस तरह सारे कंपोनेंट्स को ऐड अप कर लें तो आपके पास ओरिजिनल एफ ऑफ टी आ जाएगा। अच्छा, जब ये फ्रैक्शन की जस्ट मैथमेटिकल थ्योरी देख लेने से अक्सर जो है वो कन्फ्यूजन रह जाती है कि प्रोसीजर क्या है। तो अब एक यानी एक प्रॉब्लम देखेंगे, एक एग्जांपल प्रॉब्लम है, वो देख के हम इन्फर करेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है जी। हेलो, अच्छा याफ्ताब, जैसा कि वो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के एंड पे, जब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आपने साथ साथ जो है उनको सॉल्व करना है। तो भी आपके पास पेपर और पेन है, पेपर और पेन अरेंज कर लें और इसको साथ साथ थोड़ा सा अगर कोशिश करें सॉल्व करने की तो काफ़ी बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। हेलो सर, मैं ट्रेवलिंग कर रहा था, अभी घर पहुंचा हूं। मैं पेपर पेन लेके आपको बताता हूँ सर, मुझे 2 मिनट कर दीजिए तो। जी जी, आप लें टाइम, मैं हल्का सा एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ तो इतनी देर में ठीक आप है फिर सर। मुझे बताइएगा जब आपके पास पेन आ जाए, पेन और पेपर। ठीक ये जी हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू। ये एक लेप्लास ट्रांसफॉर्म है किसी फंक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शंस करने का क्या तरीका होता है कि हम पहले देखते हैं कि डिनोमिनेटर कैसा है। डिनोमिनेटर में हमें एक पोल नज़र आ रहा है एस इक्वल टू माइनस वन पे और एक एस इक्वल टू माइनस टू पे। एस प्लस वन को जीरो पुट करें तो एस की वैल्यू माइनस वन आएगी। इस तरह से एस प्लस टू के लिए भी जब आप एस प्लस टू को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एस की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी। पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एस, अब पार्शियल फ्रैक्शंस करनी है तो आप किस तरह से लिखते हैं, ए वन डिवाइडेड बाई एस प्लस वन प्लस ए टू डिवाइडेड बाई एस प्लस टू। इस तरह एक्सपेंड करके लिख लेते हैं वैल्यूज़ को ब्रेक करके। और ए वन और ए टू फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि आप जो एस प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू है, इसके साथ ए वन का जो डिनोमिनेटर है एस प्लस वन उसको मल्टीप्लाई करेंगे और एस की वैल्यू माइनस वन पुट कर देंगे। तो एस प्लस वन जो है, ये जो एस प्लस वन लिखा हुआ है ब्रैकेट के बिल्कुल है स्टार्ट सर। में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर वाले एस प्लस वन के साथ, और एस प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एस प्लस टू रह जाएगा। इसमें आप एस की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे तो ए वन की वैल्यू टू आ जाएगी।
तो आप ये ज़रा काइंडली सॉल्व करके वेरीफाई करें कि A1 की वैल्यू 2 आती है। ठीक है सर, मैं भी सॉल्व करता हूँ। जी जी दोस्त, क्या रिजल्ट निकला? जी सर, 2 ही आ रहे वैल्यू। 2 आ रही है, ओके। A2 फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, अब ये जी स्लाइड सर। आपको विजिबल है, जो जिस स्लाइड को मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहा हूँ जहाँ से? जी सर, विजिबल है। अच्छा, जो रेजिड्यू है सर सेकंड विजिबल है पार्शियल बिल्कुल। फ्रैक्शन का A2, जब A2 कैलकुलेट करना है तो A2 का जो डिनोमिनेटर है S+2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल एफ ऑफ एस के साथ। तो जो S+2 आपने खुद मल्टीप्लाई किया है वो डिनोमिनेटर के S+2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा S+3 डिवाइडेड बाई S+1। इसमें S की वैल्यू -2 पुट करेंगे, -2 + 3 क्या बन जाएगा? 1, और -2 + सर -1। 1 -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, सर। इस तरह से A1 और A2 की वैल्यूज कैलकुलेट हो जी जाएंगी। सर। तो फिर आपके पास फ्रैक्शंस क्या आ गए हैं? 2/s+1 एंड -1/s+2। और अगर आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म का टेबल देखें तो e⁻⁻⁴ उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता था? 1/s-a, इस तरह होता है ना? जी सर। तो अब आपके पास अगर लिखा हुआ है 2/s+1, लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसका अप्लाई कर रहे हैं आप, इन्वर्स लेप्लास इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में जो 2 नज़र आ रहा है ये फर्स्ट स्टेप में, ये लेप्लास इन्वर्स ऑफ 2/s+1, इसमें 2 जो है ये बेसिकली कांस्टेंट है, ये सेपरेट हो जाएगा। इन्वर्स लेप्लास जस्ट 1/s+1 पे अप्लाई होगा, और 1/s+1 का इन्वर्स लेप्लास क्या बनेगा? फ्रॉम द लेप्लास ट्रांसफॉर्म टेबल्स e⁻⁻⁻1t, यानी कि e⁻⁻t बन जाएगा। ठीक हो गया? हेलो, ये समझ में आ गया जी आपको? फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन का जो हमने लेप्लास जी इन्वर्स सर, फाइंड समझ किया आ है। गई है। ओके, और सेकंड फ्रैक्शन क्या है? लेप्लास इन्वर्स ऑफ -1/s+2। इस तरह से -1 तो कांस्टेंट कंसिडर होगा, 1/s+2 को देखेंगे तो वो आ जाएगा e⁻⁻2t, यानी कि s के साथ जो वैल्यू ऐड हो रही होती है वो यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ अपीयर होती है, वो टू हो जाएगा सर। e⁻⁻2t आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये एक प्रॉब्लम हमारा मुकम्मल हो गया इन्वर्स लेप्लास का। उसके बाद एक और छोटा सा प्रॉब्लम देखना है, g(s) = s³ + 5s² + 9s + 7 और डिवाइडेड बाय s+1 × s+2। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो क्या है? s³। डिग्री आपको पता है किसको कहते हैं? डिग्री ऑफ जी। पोलिनोमियल जी सर। किसे कहते हैं? ये सर जो हाईएस्ट पावर होती है हाँ जी, वेरिएबल की, वो बिल्कुल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाती है अभी सर। न्यूमरेटर में जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो 3 है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 2 लीनियर फैक्टर्स हैं, s+1 × s+2। तो डिनोमिनेटर में कितनी बनेगी मैक्सिमम पावर s की? सर s² बनेगी। s² बनेगी। तो हमने जब इन्वर्स ट्रांसफॉर्म का टॉपिक स्टार्ट किया है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि पार्शियल फ्रैक्शंस का जो प्रोसेस है वो ऐसी फ्रैक्शन पे अप्लाई होगा जहाँ पर कि न्यूमरेटर की डिग्री लेस हो एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, और अगर ऐसा नहीं है तो जी आपको सर। न्यूमरेटर को डिवाइड करना होगा डिनोमिनेटर से। तो अब आप s+1 को s+2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा s² + जी सर। 3s+2। तो आप फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और एक प्रोसेस होता है जिसको लॉन्ग डिवीजन कहते हैं, वो परफॉर्म करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा s+2 + s+3 डिवाइडेड बाई s+1 × s+2। तो अब आप देखें कि न्यूमरेटर की डिग्री 1 हो गई है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तो अब आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके तो रेजिड्यूज और पोल जीरो की जो अलग अलग फॉर्मेशन होती है पार्शियल फ्रैक्शंस की, वो फाइंड आउट करेंगे और उसकी मदद से फिर आगे जो है वो हमारा प्रोसेस चलेगा। ठीक है जी।
जी सर। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है यूनिट इम्पल्स के लिए डेल्टा ऑफ टी के लिए वो 1 होता है, तो इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव ऑफ यूनिट इम्पल्स के लिए जो हमारा आंसर आएगा वो ऐसा आ जाएगा। जो थर्ड टर्म है राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ एस में, उसके लिए अगर सॉल्व करें तो जी ऑफ टी बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा टी प्लस 2 डेल्टा टी प्लस 2 इंटू ई रेज पावर माइनस टी माइनस 2 टी, यानी कि यहाँ पर अगर देखें एस जो आ रहा है ना फर्स्ट टर्म में, तो एस के लिए हमारे पास इन्वर्स लेप्लास आ रहा है डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा टी। उसके बाद 2 था, तो 1 के लिए जो है वो बेसिकली क्या होता है इन्वर्स लेप्लास डेल्टा टी, तो 2 इंटू डेल्टा टी बन जाएगा। बाकी जो टर्म्स हैं वो इस तरह से आएंगी कि बेसिकली 2 बाई एस प्लस 1 एक फैक्टर आएगा और दूसरा आ जाएगा बेसिकली 1 बाई एस प्लस 2। तो उनको उसी तरह से ई रेज टू पावर माइनस ए टी वाला जो फॉर्मूला है इन्वर्स लेप्लास का वो पुट करेंगे, तो 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2 टी, ये हमारा कंप्लीट इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है जी, सेकंड प्रॉब्लम आपको क्लियर हुआ? जी सर क्लियर हो गया है। ओके। तो डेल्टा टी का लेप्लास हमेशा 1 ही होता है ना, तो हाँ जी, उसका डेल्टा टी इन्वर्स का लेंगे लेप्लास तो 1 होता है डेल्टा जी टी आ बिल्कुल। जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। जी सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉब्लम है जी लेप्लास ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए। एफ ऑफ एस है 2s प्लस 12 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, और जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है उसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो बाय कम्पलीशन ऑफ स्क्वायर, तो ये बन जाता है एस प्लस 1 प्लस J2 और एस प्लस 1 माइनस J2। ये सर आप ट्राई करें एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 के ऊपर कम्पलीशन ऑफ स्क्वायर का प्रोसीजर अप्लाई करें और देखें कि इसके यही फैक्टर्स बनते हैं। जी दोस्त। सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बगैर नहीं हो सकता, या जे इन्वॉल्व करना जरूरी है इसमें? जी हेलो। सर इसके जब रूट्स बनेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें मस्ट आएगा, जे हाँ इमेजिनरी पार्ट? जी जी आएगा, लाजमी आएगा। ठीक है सर। अच्छा ये फैक्टर्स आ रहे हैं। जी सर बिल्कुल। अच्छा अच्छा जी, तो जी सर। फैक्टर्स हमने बना लिया डिनोमिनेटर के। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होगा कि इफ द फंक्शन एफ ऑफ एस इन्वॉल्व्स अ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स इट इज़ कन्वीनियंट नॉट टू एक्सपेंड एफ ऑफ एस इनटू यूजुअल पार्शियल फ्रैक्शंस। अच्छा अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोल्स आ रहे हों तो फिर पार्शियल फ्रैक्शंस वैसे भी सॉल्व करना भी मुश्किल हो जाएगा, तो फिर ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप उसको नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शंस के प्रोसीजर से गुजारें, बल्कि अब आप फिर उसके ऊपर ना डिफरेंट एक प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और आप देखें कि फिर आप कोसाइन एंड साइन फंक्शंस को यूज़ करेंगे अपने स्टेटमेंट में। लेट के एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 है, इसको आप लिख सकते हैं एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अगर ये हो जाए एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, एस प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, बाकी जो 4 बचेगा उसको आप 2 जी स्क्वायर सर। लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म के टेबल में देखें तो ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन ओमेगा टी, इसके लिए क्या बनता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ओमेगा बाई एस प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और जो कोसाइन वाला फंक्शन है लेप्लास ऑफ ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी कॉस ओमेगा टी, इसके लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म बनता है एस प्लस ओमेगा सॉरी एस प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई एस प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम इस फॉर्म को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, एफ ऑफ एस को हम कोसाइन और साइन टर्म्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब हमारे पास जो एफ ऑफ एस है वो है 2s प्लस 12 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, इसको ब्रेक करके आप लिखेंगे 2s प्लस 2
और ये बन जाएगा 2s प्लस 2 प्लस 10, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 2 इंटू एस प्लस 1। और फिर इन दोनों को अलग अलग लिखें, 2 इंटू बेसिकली इस तरह से हो जाएगा कि आप इसको लिखेंगे 2 बाई एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यानी कि आपने क्या किया है, न्यूमरेटर में दो फैक्टर्स थे, एक 10 था और एक दूसरा 2s प्लस 1 था। 10 को 5 इंटू 2 ब्रेक करके लिख दिया, तो ये आ गया 2 बाई एस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और 2 में जो इसमें सेकंड फैक्टर में जो 2 था उसको साइड पे लिख दिया, एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो गया। इन्वर्स लैप्लास अप्लाई करेंगे तो 5 इंटू इन्वर्स लैप्लास ऑफ 2 बाई एस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस टी साइन 2t, जो हमने भी फार्मूला देखा था लैप्लास का उसके मुताबिक। और जो सेकंड टर्म है वो बन जाएगी 2 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी इंटू कॉस 2t। तो साइन और कोसाइन वाली जो फॉर्म्स हैं उनको यूज़ कर लेंगे हम अगर हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हों डिनोमिनेटर में। ठीक है जी, हेलो। जी सर ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन व्हेन एफ ऑफ एस इन्वॉल्व्स मल्टीपल पोल्स। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन व्हेन एफ ऑफ एस इन्वॉल्व्स मल्टीपल पोल्स। अच्छा जी, यहाँ पे हम जनरल जो मेथड होता है एल्गोरिथम की, जो मैथमेटिकल डिटेल्स होती हैं वो देखने के बजाय डायरेक्ट एग्जांपल करेंगे। सपोज के मल्टीपल पोल्स का ठीक है मतलब क्या होता है कि एक ही लोकेशन पे एक से ज़्यादा तादाद में पोल्स आ रहे हों। जैसा कि आपके पास अभी एफ ऑफ एस है, एस स्क्र प्लस 2s प्लस 3 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 का होल क्यूब। तो अब इसको अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो अच्छा जी, एस प्लस 1 होल क्यूब है ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एस इज इक्वल टू माइनस 1 के ऊपर 3 पोल्स बनते हैं। और इस तरह के फंक्शन को हम सॉल्व किस तरह करते हैं, इसकी जब पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं तो b1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 प्लस b2 बाई एस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b3 बाई एस प्लस 1 का क्यूब, इस तरह से लिखते हैं हम। तो बेसिकली b1 b2 b3 ये रेजिड्यूज होंगे, और जब आप सॉल्व करते हैं तो एस प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एस इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा। और आपके पास जो है वो b3 कैलकुलेट होकर इस तरह से आएगा कि एस प्लस 1 होल क्यूब इंटू बी एस बाई ए एस, और इसमें एस की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे और दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव ले लें, तो आपके पास आ जाएगा एस प्लस 1 होल क्यूब इंटू बी एस बाई ए एस इज इक्वल टू b2 प्लस 2b1 इंटू एस प्लस 1। और एस की वैल्यू अगर माइनस 1 पुट करें इक्वेशन 217 में, इक्वेशन 217 कौन सी थी, ये वाली लास्ट इक्वेशन है डेरिवेटिव वाली, तो आपके पास b2 आ जाएगा। और इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास b1 कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और b3 को अगर सॉल्व करें, जो उसके लिए हमने अभी इक्वेशन डिसाइड की है, एस प्लस 1 होल क्यूब इंटू बी एस बाई ए एस, और एस में एस की वैल्यू माइनस 1 पुट करनी है, तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3, इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह से जब b2 कैलकुलेट करेंगे तो b2 आ जाएगा डी बाई डी एस ऑफ एस प्लस 1 होल क्यूब इंटू बी बाई ए, और इसमें एस की वैल्यू माइनस 1 पुट करनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। और b1 की वैल्यू इसी तरह से जो उसके लिए गिवन इक्वेशन हमने भी डिसाइड की है उसमें सारी वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें डेरिवेटिव लेके, तो इसकी वैल्यू b1 की वैल्यू 1 आ जाती है। इसके मुताबिक जो पार्शियल फ्रैक्शन कंपोनेंट्स बनेंगे 1 बाई एस प्लस 1, 0 बाई एस प्लस 1 स्क्वायर और 2 बाई एस प्लस 1 क्यूब। ये जीरो वाला फैक्टर तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। और 1 बाई एस प्लस 1 का इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म टेबल के मुताबिक ई रेस्ट पावर माइनस टी होता है, और 2 बाई एस प्लस 1 होल क्यूब ये बन जाएगा टी स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी। ये भी टेबल से लेके आप लिखेंगे। और फाइनल आंसर में ई रेस्ट पावर माइनस टी कॉमन ले लें तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी आ जाएगा। ठीक है जी। जी सर। उसके बाद अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिस डिनोमिनेटर में जिसमें कि लार्ज पावर्स हैं एस की, तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो उस केस में आपके पास मैटलैब सॉफ्टवेयर में हेल्प मौजूद है, इस चीज़ के लिए कमांड्स मौजूद हैं, और आप उनको यूज़ करते हुए अपना ये टास्क जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। जी सर।
और क्या? सर पेपर में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ना जिससे मैटलैब की जरूरत पड़े? नहीं, पेपर में नहीं होगा। ठीक है सर। अच्छा, अच्छा। मैटलैब का जिक्र यहाँ मैंने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला है कि आपको आइडिया हो गया कि डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स किस्म का एक्सप्रेशन है। कम्प्लेक्स इस सेंस में कि कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें एस की पावर्स हैं, एस रेज़ टू पावर 4, एस रेज़ टू पावर 5 वगैरह आ रहा है। तो फिर आपको उसके रूट्स सब बनाने होंगे, उसके जब लीनियर वेक्टर्स में उसको कन्वर्ट करेंगे तो काफ़ी आपका टाइम लगेगा। तो अगर पेपर पेन से करते हैं ना, जो आपके पास उसका मेथड होता था एक, उसको बोलते थे सिंथेटिक डिवीजन। अगर आपके पास इस तरह का फैक्टर आ गया ना, एस रेज़ टू पावर 5 प्लस 4s4 प्लस 9s³ प्लस 3s² प्लस s-1, इस तरह का अगर एक्सप्रेशन आ जाता है तो फिर क्या करें उसको? अगर आपने ब्रेक करके इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं, s-1, s+2, s+3, सिंपल s की 1 पावर वाले अगर फैक्टर्स बनाने हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कैलकुलेशन से, खुद से अगर करें तो उस चीज़ का जो सोल्यूशन है वो आपके पास मैटलैब में है। और मैटलैब इसको किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है कि इसमें कमांड है जो कि रेजिड्यू के नाम से, वो जो है वो बेसिकली कैलकुलेशन को आसान बनाती है आपके लिए इस हवाले से। और लेट आप क्या करते हैं कि आपके पास एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म है बी डिवाइडेड बाई ए की फॉर्म में, और जो न्यूमरेटर है उसमें जो एस टर्म्स के साथ जो कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं b0 b1 अप टू bn, इनको एक वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं, उसको न्यूमरेटर वेक्टर कह देते हैं और मैटलैब में ना। और जो डिनोमिनेटर के जो कोफिशिएंट्स हैं एस टर्म्स के, उनको भी लिख लेते हैं। और आर पी के स्क्वायर ब्रैकेट्स में इज इक्वल टू रेजिड्यू न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर, ये कमांड प्रोवाइड करते हैं मैटलैब को। तो मैटलैब आपको जो है एज अ रिजल्ट क्या चीज़ प्रोवाइड करती है? रेजिड्यूज प्रोवाइड करती है। एक आपको मैट्रिक्स ऐसा देगी जिसमें रेजिड्यूज होंगे R(1), R(2), Rn, और एक मैट्रिक्स ऐसा प्रोवाइड करती है जिसमें पोल्स की लोकेशंस होती हैं P(1), P(2) एंड P(3) एंड सो ऑन। और लास्ट जो है वो एक गेन टर्म होती है P(s). तो इस चीज़ को अगर आपने करना है एग्जाम्पल के थ्रू तो आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं 2s³ प्लस 5s² प्लस 3s प्लस 6। तो इसके आप कोफिशिएंट्स को लिख लें, 2, 5, 3, 6 न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स हैं, 1, 6, 11, 6 ये डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स हैं। तो आर पी के आपके पास आ जाएगा रेजिड्यू नम कॉमा डी नम। इससे आपको रिजल्ट मिलेगा मैटलैब के थ्रू। आर की वैल्यूज होंगी -6, -4 एंड 3, पोल्स होंगे -3, -2 और -1 पे, और गेन 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैटलैब से आपको आसानी से जो है ना वो रेजिड्यूज और पोल्स और गेन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, जी सर। ओके। तो ये बेसिकली मेन हमारा जो ना लेक्चर कंटेंट था आज के इस सेशन के लिए। और यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे। कल ठीक है सुबह सर। थोड़ी सी मसरूफियत होगी मेरी, तो शायद हम 10 बजे की बजाय तकरीबन 10:30 पौने 11 तक स्टार्ट कर सकें। तो मैं आपको पहले बताऊँगा, थोड़ा टाइम पहले बताऊँगा ताकि आप फिर सबको ठीक हो गया इन्फॉर्म सर। करके तो खुद भी रेडी पोजीशन में आ सकें। तो सही है सर। ठीक है जी। सर अगर इवनिंग में पॉसिबिलिटी बनती है सेशंस की तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? इवनिंग में मैं असल सेशन करता हूँ घर से बैठ के, सॉरी यूनिवर्सिटी से बैठ के ना। घर पे वही बात है कि इंटरनेट अच्छा। कनेक्शन इतना स्टेबल नहीं होता, तो वो बीच में फिर डिस्कनेक्ट होता है जैसे ही, तो रिकॉर्डिंग भी रुक जाती है, जूम का सेशन भी क्लोज हो जाता है, सारा मसला बन जाता है। तो यूनिवर्सिटी में मैं जारी जी बात सर। है फिर के 4 बजे तक या मैक्सिमम 4:30 तक रुक सकता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। तो इसलिए इवनिंग में मुश्किल होता है। ठीक है अब तो सर। वैसे आगे भी ये सर हमें लास्ट और वीक है। कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं? अभी जिस तरह कि मैंने सुबह जो है वो आपसे शेयर किया कि अभी तो हमने बड़ा दूर तक जाना है। ठीक है, जी सर। अभी तो जस्ट लैप्लास फॉरिन ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करना है। नहीं, 4 ईयर तो खैर शायद हमारे कोर्स में शायद नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ अच्छा। आउटलाइन जो है ना आपकी। आउटलाइन कहाँ है मेरी आउटलाइन? अच्छा, आउटलाइन दिखाते हैं आप दोस्त, एक सेकंड जरा होल्ड करें बस आप। अच्छा जी दोस्त, जो ऑफिशियल आउटलाइन है ना CMS पे, उसके मुताबिक जी सर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब हमने शुरू किया है
तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म शुरू करते साथ ही हम तकरीबन कोर्स के मिड में हैं, ठीक है। अभी तकरीबन हाफ कोर्स हुआ है आपका, अच्छा या 60% कह लें। उसके बाद हमने अच्छा लैप्लास ट्रांसफॉर्म की कंप्यूटेशन हम पढ़ ली, बल्कि काफ़ी सारा हो गया, 70% के राउंड हो चुका है कोर्स आपका। उसके बाद कुछ एक्सपेंशन फार्मूलाज हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म एप्लीकेशंस, फिर जी ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज़, और ऑल एंड इवन फंक्शंस ऑफ फोरियर सीरीज़ एंड हाफ रेंज एक्सपेंशंस। बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है बाकी, अभी हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा। तो ठीक है सर। हाँ जी, तो ठीक है, फिर अभी ये सेशन जो है इसको वाइंड अप करते हैं और कल मिलते हैं इंशाल्लाह, ओके सर। ठीक है। चलो, थैंक यू। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।